चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और यूपी पुलिस के लिए मैथ के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 था और इस वर्ष यह मूल्य 42,500 है। मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पिछले वर्ष की बात कर रहा है, यानी पिछले वर्ष का दिया हुआ है और इस वर्ष यानी वर्तमान में इतना है, यानी कि जाहिर सी बात है कि यह इसका मूल्य में ह्रास यानी कि कमी हुई है। तो यही पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी बताइए। तो हम लोग देखेंगे बिफोर यानी एक वर्ष पहले टीवी का मूल्य। ठीक, तो इसके सलूशन में पहले ये देख लेते हैं कि एक वर्ष पहले टीवी का मूल्य क्या था, तो 55,000 था। ठीक, अब वहीं कह रहा है कि एक वर्ष यानी इस वर्ष यानी कि वर्तमान में इसका कितना मूल्य है, तो 42,500। ठीक, तो इतना वर्तमान में है और इतना पहले था। अब ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो देख लीजिए कितने की कमी हुई है, इसमें कितने की कमी हुई है। तो यहाँ पे देखिए कमी कितने की हुई है, 12,500 की कमी हुई है। अब प्रतिशत निकालना है, तो ध्यान रखेंगे प्रतिशत हमेशा पिछले वर्ष पे निकाला जाता है, यानी कि इस पे पूछ रहा है कि कमी किस पे, मतलब प्रतिशत कमी क्या हुई, तो किस पे कमी हुई है, इस पे कमी हुई है, यानी एक वर्ष पिछले वर्ष पे कमी दर्शाया गया है। ये तो वर्तमान का दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि कमी, तो कमी इस पे निकाला जाएगा, यानी तुलना इससे होगा। तो अब लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर कितने की कमी हुई है, 12,500 और कितने पे, तो 55,000 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, यानी कि इसका सलूशन करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से ऊपर वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब 5 से भाग देंगे तो 11 बार में तो ये जाएगा, और 5 दूनी के 10, 50 25 और 250 बार में ये जाएगा। कितने बार में, 250 बार में जाएगा, तो ये टोटल इतना प्रतिशत आएगा। अब इसको अगर हम लोग दशमलव में कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थान तक, क्वेश्चन में देखिए दशमलव के 2 स्थान तक पूछा हुआ है, तो दशमलव के 2 स्थान तक भाग देंगे तो 11 दूनी के 22। ठीक, और आगे देख लीजिए 22 और कितना बचा, अभी 3 बचा, यानी 2 बार और जाएगा, 22.72% आएगा। समथिंग में ये आ जाएगा, देखिए ऐसे क्या होगा, 7.72222 होता चला जाएगा। तो इसको हम लोग एक स्थान तक बढ़ा के लिख देंगे, तो 22.73% लिख देंगे। ये लगभग आ जाएगा इसका आंसर, यही इसका आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 22.73% इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना था, ये प्रतिशत का सवाल था, और बस पिछले वर्ष का टीवी का पिछले वर्ष का मूल्य दिया हुआ था, तो पूछ रहा था कि वर्तमान में इतना है, तो कमी कितने की हुई है। तो कमी हमेशा पहले वाले मूल्य पे निकाली जाती है, और कमी कितने की हुई थी, 12,500। बस इसी को सॉल्व कर देना था और हम लोगों का आंसर मिल गया। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, ये रेलवे आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बस कुछ करना नहीं है। इसको सीधी सी बात है कि इसको हम लोग बोर्डमास रूल पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बोर्डमास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा कोष्टक यानी कि रेखा कोष्टक तोड़ते हैं, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर आप तोड़ते हैं, फिर छोटा कोष्टक, इसके ऊपर एक ऐसे भी कोष्टक बना होता है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व किया, तो इसमें दिया नहीं है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 8 में भाग दिया गया 2 को 2 में, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 भागा 2। तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये इसका कितना आ जाएगा सोल्यूशन, 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो 4 में से क्या होगा, ये 4 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पूरे छोटे कोष्टक की वैल्यू कितनी आ गई, पूरे छोटे कोष्टक की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया। ठीक, अब देखिए 0 है। अब बोर्डमास में क्या है, पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जोड़ते हैं, तब घटाते हैं। तो अब क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा तो पहले क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये भाग दिया हुआ है, 3 से पहले भाग है, और यहाँ पे इसकी हम लोग पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, इतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इतना सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये 0 मिला हुआ है और भाग करेंगे 3 का, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक, तो अब देखिए यानी कि यहाँ से इसका मान टोटल कितना मिल गया हम लोग को, 0 मिल गया। तो याद रखेंगे 0 मिल गया, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक, 1 मिनट।
अब देखिए इसका मान कितना मिल गया था, इतने का 0 मिल गया था। अब देखिए अब यहाँ से फिर क्या होगा, ये माइनस लगा रहेगा, फिर यहाँ से पहले भाग करेंगे। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब भाग का नियम लगेगा, तो यहाँ से भाग देंगे 48 में, तो 48 में भाग देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 24 माइनस 0 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि इस कोष्टक का पूरा मान कितना आ गया 24 आ गया। अब देखिए अब हम लोग फाइनल लिख रहे हैं, माइनस बड़ा कोष्टक 36 माइनस मझला कोष्टक भी टूट गया, इसका मान कितना आया 24 आया है, ठीक। अब देखिए 41 माइनस, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 36 में से 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, ठीक। अब 41 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा 29, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 29, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 29। बस ये कुछ था नहीं, ये बस कैलकुलेशन के लिए गया। अब ऐसा मत सोचिए कि बस कैलकुलेशन है, या रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको ऐसे मत देखिए कि छोटा सा क्वेश्चन एकदम हल्का कर लेंगे। क्या होता है कि चिन्ह का हमेशा गलती हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है और आंसर गलत आ जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा 29 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू 0.7 ही रहेगा। इसका करेंगे तो ये इस बार का लगने का मतलब, किसी भी संख्या पे अगर ये बार लग जाता है, मान लीजिए ए पे ये बार लगा है तो इसको ए अनंत तक लिखते चले जाएंगे, इसी को बार के रूप में दर्शाया जाता है। अब इसको देखिए क्या किया जाएगा, 0.0 बस 7 पे है, तो 7 क्या होगा बार बार रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो इस बार को हटा के हम लोग क्या करेंगे, रियल वैल्यू में चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसका क्या मान होगा 0.07 ऐसे होते हुए रिपीट होता हुआ चला जाएगा। वहीं पे इसका 0.7777 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें से कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 0 भी ले सकते हैं, 0 लेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि 0 मिल गया। लेकिन इसके लास्ट में देखिए ये दशमलव के बाद तुरंत 0 है, तो ये तो छोटी वैल्यू हो गई। ये भी क्या है 0 के बाद तो ये छोटी वैल्यू, ये दोनों को तो ऑप्शन 2 और 3 को हटा दीजिए। अब ऑप्शन 1 और 4th में कंपेयर करिए, तो देखिए ये क्या है बस 70 है, दशमलव के बाद मान लीजिए कि 70 है सिर्फ, और ये क्या है 77 है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, तो चौथी संख्या बड़ी हुई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा 4 सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन 4, 0.7 पे बार ये सबसे बड़ी संख्या दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या हो गई। बस ये कंसेप्ट था, थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 55 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलने वाली एक बस, ठीक, 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करनी होगी। यानी कि कह रहा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चले तो 8 घंटे में एक यात्रा को पूरी करे। अगर उसी दूरी को 20 घंटे में तय करना हो तो उसकी बस की चाल क्या रखनी पड़ेगी। बस क्वेश्चन में यही पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, S1 यानी स्पीड 1 दिया हुआ है 55 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम दिया है T1 बराबर 8 घंटे। फिर T2 भी दिया हुआ है कितने 20 घंटे। ध्यान रखिएगा। अब क्या पूछ रहा है, S2 पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है कि दूसरी स्पीड क्या होगी। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इसमें दूरी पता नहीं है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। यानी कि अगर हम लोग दूरी में चाल का गुणा कर दें कितने से, समय से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा कितनी दूरी थी 400। अगर 55 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे या किलोमीटर में आएगा, क्योंकि स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में है। तो हम लोगों को दूरी क्या मिलेगी, किलोमीटर में मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब इसी का है कि इतना दूरी चलता है, तो इसी दूरी को 20 घंटे में तय करना है, तो स्पीड क्या, बस की चाल क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे S2 बराबर चाल बराबर, यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा में समय, ठीक। अब देखिए चाल निकालना है, S2 निकालना है, तो दूरी कितनी है 440 किलोमीटर बटे में समय 20 घंटे में क्या करना है, पूरा करना है। यानी समय दिया हुआ है 20 घंटे। तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कटेंगे तो 22 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखेंगे किलोमीटर पर आवर में ये इसका सही जवाब आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे
तो अरे 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ये हमेशा सभी एग्जामों में पूछता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी 25,000 का माल खरीदता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको मान लें कि सीपी है, यानी कि कास्ट प्राइस है कितना, 25,000 रुपये। ठीक, निर्माता उसे 10% की व्यापार छूट देता है और 5% की अतिरिक्त योजना छूट प्रदान करता है, यानी कि उसको दो छूट देता है, एक 10% की और दूसरा 5% की छूट देता है। दोनों छूट के बाद माल का निवल मूल्य यानी कि नेट प्राइस क्या होगा, यानी कि पूछ रहा है कि इन दोनों छूट देने के बाद उस वस्तु का वास्तविक मूल्य या नेट प्राइस क्या होगा, बस यही पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं, देखिए ये छोटा सा सवाल है, सीपी दिया हुआ है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, छूट के बाद उसका मूल्य निकालना है। तो कुछ करते नहीं है, 25,000 दिया हुआ है, अगर छूट दिया हुआ है तो कितने में, हाँ 10% छूट दिया है, कितने पे, 100% पे, 100% पे यह छूट है, तो 10% की छूट होगी तो 100 का कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। बस तो इसी को प्रतिशत हटा के 90/100 कर दीजिए। ठीक, गुणा कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, 10% की छूट मिल गया। अब कह रहा है कि इसके बाद 5% का भी मिलता है, तो अब 5% का मिलने के लिए मतलब क्या होगा, 100 में से 5 घटेगा तो 95/100 हो जाएगा। ये क्या हो गया, टोटल दोनों का छूट मिल गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को नेट प्राइस प्राप्त हो जाएगा, यानी कि नेट मूल्य उसका प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाना शुरू कर दीजिए, 1 0 से तो 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इससे 100 से ये 2 0 खत्म होगा, 1 0 से 1 0। अब क्या बचा यहाँ पे बचा 25 गुणते 9 गुणते 95। अब इसी का गुणा करिए तो देखिए 25 बटे कितना होता है, 200, और एक बार और कर देंगे तो 225 हो जाएगा, गुणते 95। अब 95 में 225 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21,375 रुपये। ध्यान रखेंगे 21,375 रुपये इसका प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का नेट प्राइस क्या है, यही है, ये क्या है, नेट प्राइस है, ये नेट प्राइस है, यानी कि निवल मूल्य है, यानी जो व्यापारी को निर्माता को पेमेंट करना है, यानी चुकाना है, इसको इतना रुपए वो निर्माता को देगा ग्राहक। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको समझिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। ठीक, कुछ था नहीं, बस क्या हुआ है, छूट देने के बाद कितना बचेगा, बस उसी को डायरेक्टली निकाल लिया गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें पहले 10% का छूट निकालेंगे, फिर 25,000 में से घटाएंगे, फिर उस पर 5% का छूट निकालेंगे, उसको घटाएंगे तो आंसर बताएंगे। डायरेक्टली क्या करते हैं कि क्यों ना छूट को छूट देने के बाद कितना पेमेंट करना है वही निकाल दिया जाए, बस सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका ये सही जवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभय और भरत किसी निश्चित कार्य को 9 और 11 दिनों में पूरा करते हैं। तो अभय और भरत किसी निश्चित कार्य, यानी एक निश्चित कार्य है, उसको 9 और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, यानी दोनों, यानी कि अभय और भरत दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद भरत कार्य छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन के बाद क्या करता है, भरत कार्य को छोड़ देता है। अभय शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि जो शेष काम है वो अभय कितने दिन में पूरा करेगा, बस यही क्वेश्चन है। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक है, समझिएगा। ठीक, देखिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल काम क्या है, तो एलसीएम मेथड लगाएंगे तो ए से अभय हो गया और बी से भरत हो गया। ठीक, अब ये दोनों काम कितने करते हैं, अभय 9 दिन में कर सकता है और भरत 11 दिन में कर सकता है। एलसीएम मेथड लगाएंगे तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 99 आ गया टोटल वर्क, ये एलसीएम मेथड है। ठीक, अब देखिए अभय क्या कर रहा है कि 9 दिनों में कार्य करे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 11 काम करेगा। वहीं ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, 9 काम करेगा। ये देखिए जो निकलता है यह क्षमता निकलता है, याद रखेंगे, यह क्षमता निकलता है, एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, यही क्षमता होता है। और हम लोग को टोटल कार्य मिल गया है। टोटल कार्य क्या है, ये टोटल कार्य है, ध्यान रखेंगे। 99 क्या है, कुल कार्य है, कुल कार्य। बस अब देखिए कह रहा है कि अभय और भरत
रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा इसको कह रहा है कि अभय और भरत दोनों लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये कितने दिन काम करते हैं? 3 दिन तक। 3 दिन तक ये कार्य को करते हैं बस। तो 3 दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य किए होंगे? अभय 11 काम कर रहा है एक दिन में, और भरत एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, यानी दोनों मिलकर कितने एक दिन में काम कर रहे हैं? तो ये 20 काम कर रहे हैं। एक दिन में ये लोग 20 काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 60 काम करेंगे। ध्यान रखेंगे 60 काम करेंगे, लेकिन कुल काम कितना है? 99। और इन्होंने 3 दिन मिल के 60 काम किया है, तो काम कितना बचा है अभी? तो माइनस कर देंगे 60, तो कितना आ जाएगा आंसर? यानी कि अभी इसमें से 39 काम बचा हुआ है। ये काम क्या है? ये शेष काम है। अब शेष काम को करेगा कौन? ये काम करेगा अभय। अभय को इसको पूर्ण करना है। अब यही सवाल में पूछा कि अभय इसे कितने दिन में पूर्ण करेगा इस शेष काम को? ये शेष काम है, इसको अभय कितने दिन में पूर्ण करेगा? तो बस यहाँ से 39 में भाग दे दीजिए। कितने से? अभय का क्या है क्षमता? 11 है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा होगा ऐसा। देखिए इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है। यहाँ पे एग्जामिनर क्या किया है, सेम चीज़ है। अब सारे ऑप्शन को आप देखेंगे तो पहली बार में नहीं पता चलेगा, लेकिन आप देखिए हर में क्या दिया हुआ है। ये नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे एक में 33 है, 35 है, 34 है। तो क्या हम लोग 11 को 33 बना सकते हैं? हाँ। क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 33 हो गया। ऊपर भी 3 से गुणा कर दीजिए। ऊपर क्या करिए? 3 से गुणा करिए। अब देखिए क्या आता है, 39 में 39 में 3 का गुणा करेंगे तो 40 में गुणा कर दीजिए, कितना? 12, 120 हो जाएगा, और 3 घटा दीजिए तो क्या होगा? 117 हो जाएगा। यानी कि 117 बटे में 33 आ सकता है। यही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन तीसरा क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही होगा। इसमें क्या किया? लास्ट में 3 से गुणा कर दिया, बस ऐसे बहकाने के लिए कि ताकि समय लगे, बस इसी चीज़ को। या तो सारे ऑप्शन को भाग दे के देख लीजिए कि कौन सा कट रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 से भाग दिए होते तो क्या 39 बटे में 11 मिल गया, 11 मिल गया होता हम लोगों को। तो बस यही ट्रिक था थोड़ा सा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन देता है लेकिन सीधा ना दे के उसमें कुछ गुणा कर देगा, या भाग करके कुछ दे देगा, या कुछ जोड़ के दे देगा, ऊपर नीचे समान संख्याओं को जोड़ देगा। तो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा सा बचिएगा, यानी कि उसको देख के जाइएगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। बस किस लिए कि ऑप्शन की वजह से, ऑप्शन में ऐसा दे दिया था कि लग ही नहीं रहा था। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर है, ये क्या है? क्वेश्चन का आंसर है 117 बटा में 33, ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंकी ने रुपये 14 प्रत्येक की दर से 25 किताबें, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए मूल्य, ठीक, और यहाँ पे लिख दीजिए वस्तु। यहाँ पे वस्तु लिख लीजिए, सीधी सी बात। प्रत्येक का मूल्य क्या है? 14 रुपये, और वस्तु कितना खरीदती है? 25 खरीदती है। अब देखिए 7 रुपये प्रत्येक की दर से 40 पेन खरीदती है। ये क्या है? ये बुक है, ये बुक है। उसके बाद पेन भी खरीदती है, कितने के हिसाब से? 7 रुपये के मूल्य से कितना? 40 पेन खरीदती है। उसके बाद 6 रुपये प्रत्येक की दर से 15 पेंसिल खरीदते हैं। स्टेशनरी के सभी सामानों की औसत कीमत की गणना कीजिए, यानी कि एवरेज मूल्य पूछा है, औसत मूल्य पूछा है, कुछ और पूछा नहीं है। औसत मूल्य पूछा है, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए एक डाटा छूट रहा है। 6 रुपये के हिसाब से क्या खरीदे? पेंसिल खरीदती है। पेंसिल कितने के? 6 रुपये के हिसाब से कितना? 15 पेंसिल। अब कुछ नहीं करिए, सबका योग निकाल दीजिए को टोटल कितने रुपए का सारा सामान खरीदती है। तो देखिए 14 और 25, तो यह क्या हो जाएगा? 350 रुपये, या 350 रुपये में खरीदती है, यानी 350 रुपये बुक खरीदने में इन्वेस्ट करती है। फिर ये 280 रुपये पेन खरीदने में इन्वेस्ट करती है। वहीं पे 90 रुपये क्या करते हैं? पेंसिल 90 रुपये का पेंसिल खरीदते हैं। टोटल कितने रुपए का यह खरीदारी करती है? तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक। तो यह हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे 3 2 5 और 2 7, 720 रुपये। 720 रुपये क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, ठीक। अब कह रहा है कि एवरेज बताइए। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर पिछली वीडियो में हमने बताया था। औसत बराबर, या तो यहाँ पे देखिए मूल्य की बात कर रहा है तो कुल मूल्य, यहाँ पे लिख दीजिए कुल मूल्य बटे में वस्तुओं की संख्या, बस यही इसका फार्मूला हो जाएगा। तो औसत मूल्य बराबर, यह इसका फार्मूला बना लीजिए।
यानी कह लीजिए कि यह इसका फार्मूला है। अब क्या करिए, कुल मूल्य क्या है 720 रुपये, और वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो वस्तुओं की संख्या यहाँ से जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, ये क्या है वस्तुओं की संख्या है, ध्यान रखेंगे। तो 25 और 15 40 और 40 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 80 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट गया और 9 बार में ये कट जाएगा, 8 9 72, तो 9 रुपये क्या हो गया, यह एवरेज प्राइस हो गया। ठीक, यह एवरेज प्राइस हो गया, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। औसत मूल्य क्या होगा, औसत मूल्य बराबर 9 रुपये, तो ध्यान रखेंगे यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और फिर उसे 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक, त्रिज्या वाले बेलनाकार तार में ढाला जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए यह मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, रेलवे के द्वारा पूछा गया। यह क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल का यह क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है 2025 में, उसका यह क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि 6 सेमी व्यास को क्या लिखते हैं, 2r लिखते हैं। 2r बराबर 6 सेंटीमीटर, लेकिन यह किसका है, गोले का है, तो r बराबर क्या होगा 3 सेंटीमीटर। यह क्या है, गोले का व्यास है, ध्यान रखेंगे यह गोले का व्यास है। ठीक, अब कह रहा है कि 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार, यानी कि बेलनाकार का कितना, तार का बेलनाकार तार की त्रिज्या क्या है 0.3 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए दोनों का यूनिट सेम है। अब देखिए क्या है ना कि किसी भी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में पिघलाया जाता है तो उसका आकार बदल सकता है, लेकिन आयतन नहीं बदल सकता है। ध्यान रखिए, यह गोले को पिघलाया जा रहा है और बनाया किस में जा रहा है, बेलनाकार बनाया जाता है, यानी सिलेंडर के रूप में बनाया जाता है। तो आकार बदल जाएगा लेकिन आयतन नहीं बदलेगा, तो आयतन क्या होगा, समान होगा। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, समान होगा। तो ध्यान रखेंगे अगर V1 और V2 को बराबर कर दें, वॉल्यूम 1 और 2 दोनों बराबर होंगे, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो ये यहाँ पे लिख लीजिए गोला, ये गोले का हो गया आयतन और यह क्या हो गया, बेलनाकार आयतन। लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि यच ज्ञात करना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू बराबर बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच। बस अब यहाँ से देखिए पाई से पाई को ख़त्म कर दीजिए यहीं पे। ठीक, अब देखिए 4/3 r का मान क्या है, गोले के लिए 3 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूब करना है 3 बार, इसको लिख दीजिए, यानी कि क्यूब करिए त्रिज्या का। अब यहाँ पे देखिए इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना है, बेलन का 0.3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको चेंज कर दें 3/10 तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3/10 गुणते 3/10, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, गुणते यच को ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसका सलूशन आगे देख लीजिए, इसका सलूशन हो जाएगा, यहीं से कुछ कटा दीजिए। देखिए एक 3 से ये एक 3 कट जाएगा, इन दोनों 3 से क्या हो जाएगा, ये दोनों 3 खत्म हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, सारे 3 कैंसिल हो गए। अब देखिए क्या बचा है इधर, इसको क्यों ना हम इसको इधर लिख लें और इस वाले को इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे यच बराबर यच गुणते, ये देखिए सारे क्या है 1/10 है, इसलिए कि 3 तो कट चुका है बटे, और इधर बचा है सिर्फ 4। अब क्या होगा, ये इधर हर में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यच बराबर 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 और 4 में गुणा होगा 100 का, तो कितना हो जाएगा 400। ये आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया है। ऐसा कोई ऑप्शन में 400 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन मीटर में है। तो अगर हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बनाते हैं तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। ठीक, तो बस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 100 से भाग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या यह कह लीजिए कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह मीटर 4 मीटर हो जाएगा। बस इसी चीज़ को सॉल्व करना था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है 4 मीटर।
यानी कि तार की लंबाई कितनी होगी, 4 मीटर लंबा तार बनेगा। अगर 6 सेमी व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है तो एक तार बनेगा कितने, 4 मीटर लंबा, और उसकी त्रिज्या क्या होगी, 0.3 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी। यही इस क्वेश्चन का सलूशन है, एकदम छोटा सा है। बस इसको एक बार देख लीजिए और दोबारा एकदम क्या करिए, एग्जाम में शॉर्टकट वाला लगाइए, कुछ मत करिए, इतना नहीं कुछ करना है ये सब, बस डायरेक्टली फार्मूला लगाइए। फार्मूला में क्या लिखिए, डायरेक्टली 4/3 पाई आर क्यू, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर को दोनों को बराबर करिए, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दे, दिमाग में कैंसिल आउट करिए। बस लिखिए क्या, 4/3 पाई आर क्यू बराबर आर स्क्वायर एच लिखिए। बस मान रखना हो, बस एग्जाम में ऐसे करना है एकदम, ये नहीं कि इतना करना, ये तो बस समझाने के लिए किया गया कि क्यों ऐसे होता है। ठीक, आयतन बराबर होता है, फिर क्या होता है, तो ये समझाने के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 165 रुपये 165 की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है। यानी कि 165 रुपये है, इसको तीन व्यक्तियों के बीच में अलग अलग बांटना है, लेकिन रेशियो दिया हुआ है, क्या है रेशियो, 5:7:3 के अनुपात में वितरित करना है, यानी वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी बांटना है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, किसका है, रेशियो का सवाल। जो लोग रेशियो पढ़े होंगे, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हम बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए रेशियो में पहली बात याद रखेंगे, जिस संख्या का मान रेशियो में बड़ा होता है वह संख्या रियल में भी बड़ी होती है, यानी वास्तविक मान भी उसका क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। ठीक, कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर, और सबसे छोटा हिस्सा क्या है, 3 है, तो इनके बीच में अंतर क्या होगा, 4 का अंतर होगा। तो जितना रेशियो में अंतर होगा उतना इसके बराबर वास्तविक मान में भी क्या होगा, अंतर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 165 रुपये को बांटना है, तो रेशियो में जब बांटने वाला सवाल हो, चाहे रेशियो में वैल्यू एक रेशियो का मान, जैसे मान लीजिए 5 का मान निकालना है और ये दिया हुआ है, तो 5 का मान निकालने के लिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर लिखेंगे जो मान दिया होता है उसको, और नीचे लिखेंगे इन सभी रेशियो को जोड़ के। क्यों, क्योंकि देखिए 165 किसके बराबर है, सभी रेशियो को जोड़ने के बराबर, यानी कि इन सबको जोड़ दिया जाएगा, इसी के बराबर है पूरा ये वास्तविक मान। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्हीं के बीच में ये बंटने वाला है। रेशियो क्या है, एक भाग को दर्शाता है। मान लीजिए कि रेशियो ना हो के भाग है, 5 भाग, 7 भाग, 3 भाग, और सभी भागों को जोड़ देंगे तो एक भाग बनेगा, और इसी एक भाग की वैल्यू 165 होगी, यानी कि जितना बड़ा होगा ये भाग उतना इसकी वैल्यू होगी। बस यही चीज़ होता है रेशियो में, और कुछ होता नहीं है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक के फॉर्म में निकालते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ से या तो ये जोड़ के निकाल लीजिए, 15 कितना होगा, 7 3 10 5 15। इसको देखिए एक बार देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, आसानी होगी। देखिए 7 3 10 5 15, इसको जोड़ेंगे तो 15 बराबर 165 के। ठीक, अब एक का मान निकालिए, एक का मान क्या होगा, 15 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 165 भागे 15, इसका मान क्या होगा 15 एकम 15 और 15 एकम 15, यानी कि 11 बार में क्या होगा, यह जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक, अब वहाँ से मान लीजिए कि 5 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से बस क्या करिए, एक की जगह एक में क्या करिए, 5 का गुणा करिए। 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 5 होगा। उसी तरह से इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 5 का दोनों पक्षों में 5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 55 आ जाएगा, यानी 5 का हिस्सा क्या हो गया, 55। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे शॉर्टकट करने के लिए एकदम बस मान को रख देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको, इसी चीज़ को जो बताएं, इसी चीज़ को यहाँ पे किया जा रहा है। जो हम लोग 15 से भाग दिए थे 165 में, वही काम यहाँ पे करेंगे। 165 में 15 का भाग देंगे। अब किसका मान निकाला है, अंतर का पूछा है, तो क्यों ना अंतर हम डायरेक्ट रेशियो में ले लें। तो रेशियो में अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। इसी 4 का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। जिसका वैल्यू निकालना होता है उसका यहाँ पे गुणा कर दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे गुणा कर दिए। अब देखिए इससे कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 11 बार में कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि अंतर कितने का है, यह अंतर है किसके बीच में, सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर कितना है, क्या आ रहा है, 44 का आ रहा है। बस इसका यही सही जवाब हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ऐसा रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 मित्रों अमित और गोपाल की मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक
72,000 रुपये माह बचाता है। यानी कि देखिए यह बचत का और व्यय का सवाल है। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बहुत लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली रेशियो पर लगाना चाहेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली रेशियो पर लगेगा नहीं। पहले क्वेश्चन सही से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दो मित्र हैं, अमित और गोपाल की मासिक आय यानी कि मंथली इनकम दिया हुआ है, कितना है? 5:7 के अनुपात में है। यानी कि मान लीजिए कि अमित कमाता है 500 रुपये तो गोपाल कमाएगा 700 रुपये। यही रेशियो होता है, यानी जितने का इसमें गुणा उतने का इसमें गुणा कर देंगे तो वास्तविक मान मिल जाएगा। वही बाद में हम लोग क्या करते हैं, 5x और 7x करते हैं। ठीक ना, ये एक प्रकार से HCF होता है इसका। ठीक, के अनुपात में इनमें से प्रत्येक 72,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं। यह क्या हो गया? बचत हो गया। यदि इनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है तो अमित की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है? मासिक आय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? व्यय यानी खर्च दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है और आय का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग क्यों ना मान लें कि माना अमित और गोपाल की आय क्रमशः लिख लीजिएगा, क्या है? 5x और 7x। ठीक, अब देखिए हम लोगों को बचत व्यय कैसे होगा, यानी कि व्यय कितना हो रहा है कैसे पता चलेगा? मान लीजिए हम लोग कमा रहे हैं 10 रुपये, उसमें से बचत को घटा देंगे तो जो निकलेगा वह क्या होगा? खर्च हो गया होगा। तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि बचत आय माइनस बचत बराबर खर्च। मान लीजिए हम 10 रुपये कमा रहे हैं। ठीक, इसमें से हमने क्या किया? 5 रुपये बचा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? 10 रुपये कमा रहे हैं, 5 रुपये बचा रहे हैं, लेकिन 5 रुपये और कहाँ जा रहा है? तो ये क्या हो रहा है? ये तो खर्च हो रहा है, वहीं पे तो ये ख़त्म हो रहा है। तो इसी बात को उल्टा कह लीजिए कि मैंने 10 रुपये कमाया, 5 रुपये खर्च किया तो 5 रुपये बचा लिया। या इसी को घुमा के कहिए कि हमने 10 रुपये कमाया, 5 रुपये बचाया तो 5 रुपये खर्च किया। इसी चीज़ को यहाँ पे लागू किया गया है कि हमने 10 रुपये कमाया, 5 रुपये बचाया और 5 रुपये खर्च किया। ठीक, बस इसी चीज़ को, यानी कि आय में से बचत को घटाएंगे तो हम लोग का क्या व्यय या खर्च निकल जाएगा। तो बस हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब बस ये क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, समझ गए होंगे। अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे बचत कितना है, आय कितना है? अमित का पहले निकाल रहे हैं। अमित, ए से अमित लिख दे रहे हैं। ठीक, अमित का हम खर्च निकाल लेते हैं। तो आय कितना है? 5x है और बचत कितना है? 72,000 रुपये। क्योंकि रियल वैल्यू में यही दोनों हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और व्यय का पता नहीं चला। क्योंकि खर्च का पता, आय अभी पता नहीं है। आय भी रेशियो में है और व्यय भी रेशियो में है, लेकिन हमें वास्तविक मान बचत में पता है, इसलिए हम लोग इस मेथड को लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों का व्यय प्राप्त होगा, व्यय। ठीक, अब उसी तरह से गोपाल का देख लीजिए, यह 7x कमाता है और ये भी 72,000 रुपये बचा लेता है, और जो ये यहाँ पे मान आएगा वह क्या आएगा? व्यय का आ जाएगा। अब देखिए इसी को रेशियो में कन्वर्ट करिए, क्योंकि यह रेशियो में दिया हुआ है। यह व्यय जो है यह रेशियो में दिया हुआ है, तो हम लोग क्यों ना इसको रेशियो में करें। तो रेशियो में करने के लिए इसमें क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि भाग के रूप में लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है? भाग के रूप में लिख दिया जाता है। तो रेशियो में लिखेंगे। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं। उम्मीद है कि एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको भी हटा दीजिए, अब सिंगल एक इक्वल टू कर लीजिए। इक्वल टू कितने के रेशियो में है? 2:3। देखिए रेशियो ऐसे दिया रहता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यह सेम बात होती है। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब ये हो गया। अब बस इसी का सलूशन करना है हम लोगों को। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। इसका क्या करिए? तिर्यक गुणा कर लीजिए। ऊपर का ऊपर, इसका ऊपर और इसका नीचे, और बराबर में कर दीजिए। अब इसका गुणा करेंगे तो यह क्या होगा? 15x माइनस 72,000। उसके बाद गुणते 3 कर दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, इसको मत सॉल्व करिए। फिर 2 का गुणा करेंगे तो 14x आ जाएगा। उसके बाद माइनस 72,000 गुणते 2। अब देखिए इस x को इधर लेके चले जाइए और इसको इधर लेके चले आइए। ठीक, तो ये माइनस का है तो ये इधर क्या आएगा? प्लस हो जाएगा, और ये इधर माइनस हो जाएगा। तो 15x
में से 14x जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ, अब थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर देते हैं इसको। 15x में से 14x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बच जाएगा। बराबर ये देखिए, ये माइनस के साथ उधर जाएगा तो उधर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 72,000 को प्लस में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे ऐसे देख लीजिए ताकि जल्दी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये इधर जाएगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक समझिए, ये इधर आ रहा है 72,000, 72,000 इधर आया, गुणते 3 है, ये तो प्लस में हो गया। अब ये वाला माइनस वाला पोर्शन क्या होगा, ये यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस में ही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस 72,000 गुणते 2। शॉर्टकट सोल्यूशन है, बस आप लोग समझ लीजिएगा, इसको ऐसे अप्लाई करिएगा, वैसे लिख के मत करिएगा आप लोग। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 72 और ये 72,000 दोनों कॉमन ले लेते हैं, 72,000 दोनों कॉमन हो गया। अब यहाँ का 3 - 2 बचा, बस घटा दीजिए, यानी इसका सही जवाब क्या आएगा, 72,000 आ जाएगा। बस यही इसका था। भाई सब करें कि 72,000 में 3 का गुणा करें, फिर 72,000 में 2 का गुणा करें, फिर घटाएं और पता चले लास्ट में यही मिले। तो क्यों ना हम लोग ये अलजेब्रा में जैसे लगाते हैं कि 3x - 6x है तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x - 3x बच जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया, अप्लाई कर दिया गया अलजेब्रा से। ठीक, तो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो अब क्या मिल गया, 72,000। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ से ये आ रहा है। ठीक, तो इसको इधर भेजने के बाद क्या मिला हम लोगों को, गुणते, पेन ले लें 1 मिनट, हाँ, 3 - 72,000 गुणते 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 72,000 मिलेगा। अब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 72,000। ठीक, तो अब पूछ रहा है आय, पूछ रहा है किसका, अमित की आय, और अमित की आय कितनी है, अमित की आय क्या है, 5x है। तो क्यों ना हम लोग x में 5 का गुणा कर दे, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 5 गुणते x की वैल्यू कितनी है, 72,000। ठीक, तो अब बस इसका गुणा कर दीजिए 5 का, 1 0 2 0 3 0, 5 दूनी के 10 0, हाथ में 80 लगल 1 और 5 35, 5 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना आएगा, 35.36, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी दूसरा सही हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 36, 3,60,000। ठीक, ध्यान रखेंगे 3,60,000। यह क्या हो गया, यह मासिक आय हो गई। ध्यान रखेंगे यह मासिक आय है। लास्ट में अगर क्वेश्चन में दे देता है मासिक आय की जगह पे वार्षिक आय, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 से गुणा करना पड़ेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, तब इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है सारे डाटा क्या करेगा, सारा डाटा मासिक यानी कि मंथली देगा, और लास्ट में पूछेगा ईयरली यानी कि वार्षिक पूछेगा। तो वार्षिक में क्या करना पड़ता है, 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो उसका आंसर कुछ और आएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे पूरा। ठीक, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइए। कुछ सब्सक्राइबर हम लोगों के गेन हुए हैं, ऐसे ही आप लोग और सपोर्ट दिखाइए। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और वीडियो हम आप लोगों को ग्रुप डी के लिए, NTPC के लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।